हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स टी एंड एक्स क्यू बाय स्लिप टेस्ट। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी टू रिएक्शन थ्योरी किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने EF कैलकुलेट किया था फॉर सेलिएंट पोल रोटर। तो वहाँ पर हमने दो टर्म्स सीखे थे, एक्स टी एंड एक्स क्यू। एक्स डी क्या था हमारा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग डी एक्सिस। एक्स क्यू क्या था हमारा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग क्यू एक्सिस। तो आते हैं अपने टेस्ट पर डिटर्मिनेशन। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं कि हम एक्स टी और एक्स क्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप टेस्ट। एक अल्टरनेटर लेते हैं हम लोग, जिसको हम रन कराते हैं क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, ठीक, वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। तो मैं सेटअप पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। ये है हमारा सेटअप्स, जिसमें हमने फील्ड वाइंडिंग ले रखी है, अपना आर्मेचर है, एक वोल्टमीटर है और एक 3 फेज सप्लाई है। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने अल्टरनेटर को रन कराया है एट वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। जब अल्टरनेटर रन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है फ्लक्स मिलता है, MMF मिलता है। जो हमारी मेन डीलिंग क्वांटिटी है इस टेस्ट में वो है हमारी MMF। आपका स्टेटर में MMF मिलेगा। ये MMF आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, अलोंग डी एक्सिस, अलोंग क्यू एक्सिस। तो हम किस फॉर्मूले से एक्स टी और एक्स क्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, अब इस स्लाइड में देखिए आप, हमने वेरी क्लोज टू रन कराया, ठीक। अब जो 3 फेज करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर हुआ है फ्रॉम अ 3 फेज सप्लाई, इसके एक प्रोड्यूस करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स RMF। RMF क्या है, मेनली हम इसको स्टडी करेंगे इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में स्टडी करेंगे। इंडक्शन मोटर क्या करता है, जो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या स्टडी करना है, बस नाम जान लिया हमने RMF। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड्स पे ही रोटेट कर रहा होगा स्टेटर पर, जो कि आपका रोटर है। रोटर देखिए आपका सेलिएंट पोल है, तो एक रोटर की अपनी स्पीड होगी जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कर रहे हैं, उसी स्पीड पे उसका फ्लक्स रोटेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं RMF। ओके, नाउ as we know that armature is stationary but the flux and hence MMF wave produced by the 3 phase armature current is rotating. This is similar to the rotating magnetic field, that is RMF. Rotor is made to rotate at a speed little less than synchronous speed. Thus armature MMF having synchronous speed moves slowly past the field pole by a slip speed ns minus n. माइंडेड NS माइनस N कॉल्ड स्लिप स्पीड। स्लिप से हम अवेयर होंगे इंडक्शन मोटर में, स्लिप, ठीक, वेयर N इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर। दिस कॉज एन EMF टू इंड्यूस इन द फील्ड सर्किट व्हेन द स्टेटर MMF इज अलाइंड विद द D एक्सिस। अब नोट, व्हेन द स्टेटर MMF इज अलाइंड विद द D एक्सिस ऑफ द फील्ड पोल, then flux phi d per pole is set up. Flux phi d is set up per pole and effective reactance offered by the alternator is XT। मतलब कि जब हमारा स्टेटर MMF along D axis सेटअप हो जाता है, then phi d प्रोड्यूस होता है। phi d मेरा फ्लक्स पर पोल and this produce XT। After that when stator MMF is aligned along Q axis, ठीक, तो आपको फाई क्यू मिलेगा और इस फाई क्यू के कारण ही आपको मिलेगा एक्स क्यू। तो दोनों ही चीज़ें आपने जान ली, एक्स टी कब मिलेगा और एक्स क्यू कब मिलेगा। अब इन दोनों के लिए आपको फार्मूले डिराइव करने हैं। ड्राइव इन द सेंस कि हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिकल है, एक टेस्ट है जिसे हम परफॉर्म कर रहे होंगे लैब में, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। हम करते हैं कुछ वेव फॉर्म में नज़र डालते हैं। तो आपको 3 वेव फॉर्म दिख रही हैं यहाँ पर। एक वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट है, एक टर्मिनल वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हमको एक्स टी एक्स क्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, एक्स टी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम करंट और एक्स क्यू होता है मिनिमम वोल्टेज अपॉन
मैक्सिमम करंट, मतलब VT जो कि लाइन वोल्टेज होगी अपॉन √3 IA मिनिमम। सिमिलरली VT लाइन अपॉन √3 IA मैक्सिमम। एक तरफ IA मिन है और एक तरफ IA मैक्सिमम। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, XD कब अचीव करेंगे आप, जब करंट मिनिमम हो और वोल्टेज मैक्सिमम हो। XQ कब अचीव करेंगे आप, जब करंट मैक्सिमम हो और वोल्टेज मिनिमम हो। तो यह है हमारा स्लिप टेस्ट, डिटरमाइनिंग स्लिप टेस्ट, XD and XQ with the help of slip test. Now come to the next topic। ये है हमारा पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली आता है पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोल रोटर। तो इसमें ज़रा एक ध्यान दीजिए, एक फेज़र डायग्राम बना। ये वही फेज़र डायग्राम है जो अभी हमने 2 रिएक्शन थ्योरी में ड्राइव किया था। EF इज इक्वल टू VT cos del प्लस IQ RA प्लस ID XT। आपके सामने ये वही फेज़र डायग्राम ड्रॉ है इस समय। तो EF हमारा इंड्यूस EMF, फेज़र डायग्राम पे ध्यान दीजिए। V हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो कि लैग कर रही है EF को बाय एन एंगल डेल। जो कि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बना रहे हैं तो IA जो है V को बाय एन एंगल फाई लैग कर रही है। और साई किया था हमारा डेल प्लस फाई। IA के 2 कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए, IQ और ID। इतना करने के बाद इस पूरे में आप देख रहे हैं हमने RA को नेगलेक्ट किया है। किस चीज़ को हमने नेगलेक्ट किया, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है। तो फ्रॉम फेज़र को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर हमेशा क्या होती है, रियल प्लस इमेजिनरी पावर। तो मैंने नॉर्मली कॉम्प्लेक्स पावर को हम S से डिनोट करते हैं। तो सिंपली S सिंगल फेज़ के लिए कैलकुलेशन करें, जब 3 फेज़ के लिए करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एट जो लास्ट आप डेरिवेशन कर लेंगे। तो S सिंगल फेज़ इज इक्वल टू V टाइम्स IA स्टार R। अब हमने टेकिंग EF एज अ रेफरेंस, EF हमारा जो इंड्यूस EMF है उसको हमने एज अ रेफरेंस लिया है। तो V इज इक्वल टू, अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो V टाइम्स ऑफ एंगल माइनस डेल, अगर EF रेफरेंस है। तो अगर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो V cos डेल माइनस J टाइम्स ऑफ V sin डेल। सिमिलरली IA कैसे लिखेंगे हम, IQ माइनस J टाइम्स ऑफ ID। और IA स्टार उसका कंजुगेट अगर हम निकालेंगे तो IQ प्लस J टाइम्स ऑफ ID। तो हम सिंगल पावर कैसे डिफाइन करेंगे, S सिंगल फेज इज इक्वल टू V टाइम्स ऑफ IA। तो V की वैल्यू लिख ली जो भी हमने ऊपर ड्राइव की, V cos डेल माइनस J टाइम्स ऑफ V sin डेल। और IA से मल्टीप्लाई किया, IQ प्लस J टाइम्स ऑफ ID कर लिया हमने। अब फेज़र डायग्राम से हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट की, जैसे XQ IQ क्या है हमारी लेंथ CD। वापस जाते हैं, देखिए XQ IQ आपकी लेंथ कौन सी है, C और D। आपको दिख रही होगी डायग्राम में, C बना हुआ है और D बना हुआ है, CD। तो CD इज इक्वल टू सिमिलरली क्या है AM, और AM की वैल्यू क्या है V साइन डेल, मतलब जो वोल्टेज V है उसका साइन कंपोनेंट। एंड XT ID क्या है मेरा AC, आपको AC वहाँ दिख रहा है, और विच इज़ इक्वल टू MD। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, OD माइनस OM, मतलब EF माइनस V cos डेल। अब इन इक्वेशन की हेल्प से एक से हमने IQ निकाल लिया, एक से हमने ID निकाल लिया। अब इन दोनों की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ID एंड IQ इन कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट इक्वेशन। जो आपकी S सिंगल फेज़ है उसमें मैंने ID और IQ की वैल्यू पुट कर दी, V गेट। तो हमने क्या अचीव किया, तो कॉम्प्लेक्स पावर S सिंगल फेज इज इक्वल टू V cos डेल माइनस J टाइम्स ऑफ V sin डेल ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर IQ था और वहाँ पर ID था, इक्वेशन में आपको दिख रहा है ना। तो मैंने IQ और ID को अब 2 इक्वेशन से रिप्लेस कर लिया। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, रियल पार्ट एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लिया, ठीक, क्योंकि आपकी कैसी पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर। तो आपने रियल पार्ट एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लिया। अब जो रियल पार्ट आया है वो क्या बता रहा है,
इमेजनरी पार्ट है वो क्या बता रहा है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो आपका P सिंगल फेज़ है वो आपका रियल पार्ट हो गया J टाइम्स, Q सिंगल फेज़ है वो इमेजनरी पार्ट हो गया। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो डील करते हैं वो रियल पावर में डील करते हैं, तो हम लिखते हैं हैंस रियल पावर आउटपुट P आउट इज इक्वल टू V EF अपॉन XD साइन डेल प्लस V स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन XQ माइनस 1 अपॉन XD साइन ट्वाइस डेल। ये है हमारी आउटपुट पावर पर फेज़। अगर 3 फेज़ के लिए निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं नोट, thus the load power consists of a fundamental component and a second harmonic component। अब इसमें दो टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट एंड जो सेकंड है वो हार्मोनिक कंपोनेंट है, विच इज़ प्रेजेंट बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स हैज़ अ टेंडेंसी टू पास थ्रू द फील्ड स्ट्रक्चर अलॉन्ग इट्स मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, दैट इज अलॉन्ग पोल एक्सिस, फील्ड पोल एक्सिस और डी एक्सिस। तो हम फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो हमारा हार्मोनिक पार्ट था V स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन XQ माइनस 1 अपॉन XT साइन ट्वाइस डेल एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलेक्टेंस अलॉन्ग डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस, और इस पावर को हम कहते हैं रिलेक्टेंस पावर। प्लीज़ नोट डाउन, रिलेक्टेंस पावर मैंने अंडरलाइन किया है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है कि आप करो डिफाइन रिलेक्टेंस पावर। तो रिलेक्टेंस पावर क्या है, जो आप पावर इक्वेशंस पढ़ते हो फॉर सेलियन पोल रोटर पावर आउटपुट इक्वेशन, तो जो आपकी रियल पावर है उसमें 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल टर्म और दूसरा होता है आपका हार्मोनिक टर्म। तो जो हार्मोनिक टर्म है उसी को आप बोलते हो रिलेक्टेंस पावर। नाउ अब हम स्टडी करेंगे रिलेक्टेंस टॉर्क, इसी से रिलेटेड है। तो जो आपकी रिलेक्टेंस पावर है आप डिवाइड बाय ओमेगा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेक्टेंस टॉर्क। आफ्टर दैट इसी में हम कंटिन्यू अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर डिफाइन करें, इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम लोग सिंक्रोनाइजिंग पावर डिफाइन करें तो सिंपली सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होती है, हमको पता है आउटपुट जो भी पावर है पावर अपॉन डेल। तो आप अपनी पी आउटपुट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू डेल। तो पी सिंक्रोनाइजेशन आपको मिल जाएगा वी ई एफ कॉस डेल, वी ई एफ कॉस डेल अपॉन एक्स टी, चूँकि वहाँ साइन डेल था, प्लस वी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स टी कॉस ऑफ ट्वाइस डेल, वहाँ साइन ऑफ ट्वाइस डेल था। अब इसका जो 2 आएगा वो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप पीछे देख लें, देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 2 था तो एक साइन 2 डेल से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी सिंक्रोनाइजिंग पावर फॉर सेलिएंट पोल मशीन। अब पूरे इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो पढ़ा हमने स्लिप टेस्ट, एक्स डी फाइंड करना है, एक्स क्यू फाइंड करना है। एक्स डी एक्स क्यू फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम 2 रिएक्शन थ्योरी में उनको पढ़ रहे थे। तो एक नॉर्मल सा स्लिप टेस्ट है जो हमारे लैब के एक्सपेरिमेंट भी है, जब अगर फिज़िकली लैब हो रही होती तो आप ज़रूर उसको परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट हमने पावर आउटपुट या पावर इक्वेशंस पढ़ ली सेलिएंट पोल के लिए। अब इसी में जो इक्वेशंस पढ़ ली उसके लिए आप पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है आपको, उसी के लिए आपको पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो उसी इक्वेशन को पिक कर लिया हमने। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक दी है दोनों एक्शन के लिए बनी है, एक आपका जनरेटर एक्शन और एक आपका मोटरिंग एक्शन। जनरेटर एक्शन जो होता है वो नॉर्मली पॉजिटिव साइड है, मोटरिंग एक्शन आपका नेगेटिव साइड। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली। अब इसमें रिजल्टेंट आउटपुट की एक इक्वेशन है जो आपको डार्क दिख रही है, वो आपकी रिजल्टेंट आउटपुट पावर। एक जो 2 टर्म थे, एक वी ई साइन डेल अपॉन एक्स एक्स टी से कंफ्यूज मत हुई है, दूसरी बुक से पिक किया है, वो एक्स डी ही है, ठीक, उसका पार्ट हो गया। और एक पार्ट आपका है जो आपको दिख रहा है वी स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स टी साइन ट्वाइस डेल। तो इसके लिए हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया और
फंडामेंटल के लिए एक कर्व ड्रॉ कर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारी रिजल्टेंट पावर होगी जिसे हम पी आउट बोल रहे थे। तो हमने जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन के लिए बना लिया। आफ्टर एक कंक्लूज़न दिया कि भाई ये पावर मैक्सिमम कब होगी, जब हम उसको एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे, पुट इक्वल टू 0 करेंगे। तो मतलब वो हमारा वेरिएबल क्या है, लोड एंगल, दैट इज़ डेल। तो हमने कर लिया पुट और एक कंडीशन फाइंड कर ली, कॉस डेल की वैल्यू ये निकल के आई। अब इसमें पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन, आप इक्वेशन को देखिए, अगर ध्यान से देखिए आपको दिख रहा है पॉजिटिव और निगेटिव। तो यूज़ ओनली पॉजिटिव साइन इन अबव इक्वेशन टू अवॉइड एम्बिगुअस रिजल्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट आते हैं, कुछ ख़राब आते हैं, तो हम पॉजिटिव साइन ही लेके चलते हैं। अब इस इक्वेशन में शोज दैट डेल इज़ लेस देन 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर। अब टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑब्टेन डेल फ्रॉम अबव इक्वेशन। अब हमें डेल फाइंड करना है तो हम डेल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस। थैंक यू। अब एक बार हम फिर से चीज़ें जो नॉर्मली मैं हमेशा करता हूँ अपने लेक्चर में, हम चीज़ें जब स्टार्ट करते हैं तो लास्ट से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये मेरी पहली स्लाइड जिसमें मैंने हेडिंग डाल रखी है डिटर्मिनेशन ऑफ XT एंड XQ बाय स्लिप टेस्ट। तो स्लिप टेस्ट मैंने क्यों बोला, तो सिंपली मैंने क्या कहा, स्लिप टेस्ट का नाम इसलिए रखा है इसका, आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम इसमें जो अपना सेटअप तैयार करते हैं वो एक्चुअली में एक मोटर की ही तरह है। तो उसमें MMF अलॉन्ग D एक्सिस अलाइन होता है और अलॉन्ग Q एक्सिस अलाइन होता है। जब D एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन होता है तो हम XD फाइंड करते हैं, जब Q एक्सिस के अलाइन होता है तो हम XQ फाइंड करते हैं। स्लिप टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका रोटर है वो रन करता है बिलो सिंक्रोनस स्पीड। जस्ट सपोज सिंक्रोनस स्पीड आपकी NS है और रोटर रन कर रहा है N, तो जो आपकी स्लिप स्पीड हुई वो है NS माइनस N। अब स्लिप स्पीड क्या होती है ये हम अच्छे से जानेंगे यूनिट 3 में जब इंडक्शन मोटर पढ़ रहे होंगे हम। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लिप स्पीड। तो हमने एक प्रैक्टिकली एक फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। फॉर्मूला ये था कि XD हमारा कब कैलकुलेट होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी, करंट मिनिमम होगा। XQ कब फाइंड होगा हमारा, जब वोल्टेज मिनिमम होगी और करंट मैक्सिमम होगा। देन हमने पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए हम पावर आउटपुट स्टडी करेंगे। तो हमने वही अपनी पुरानी इक्वेशन को लिया, उस पुरानी इक्वेशन का फेज़र डायग्राम किया। इसमें मैंने RA को नेगलेक्ट मार दिया, RA मैंने लिखा है साइड में, आप देखिए RA नेगलेक्ट है। फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। फिर इसी फेज़र डायग्राम से मैंने आपकी एक कॉम्प्लेक्स पावर डिफ़ाइन की। कॉम्प्लेक्स पावर डिफ़ाइन करने के बाद मैंने फेज़र डायग्राम में EF को रेफरेंस लेते हुए V फेज़र के लिए इक्वेशन लिखी, IA के लिए लिखी, देन IA का कंजुगेट फाइंड किया। जब इतनी चीज़ें कर ली फिर मैंने इन दोनों को अपनी कॉम्प्लेक्स पावर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने फेज़र डायग्राम से जो लेंथ है हमारी XQ, IQ, XT और ID, इन दोनों की हेल्प से IQ और ID फाइंड कर लिया फ्रॉम फेज़र डायग्राम। आप फेज़र डायग्राम में जाओगे तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाएगी, दिख रही है ना, IQ और ID। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने कॉम्प्लेक्स पावर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पर और इसको पूरा सॉल्व किया। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर में एक रियल पार्ट मिला, एक इमेजनरी पार्ट मिला। तो नॉर्मली जो हम पावर आउटपुट पढ़ते हैं वो हमारा रियल पार्ट होता है। तो मैंने रियल पार्ट के लिए इक्वेशन लिख ली। अब इस रियल पार्ट में भी दो टर्म है, पहला हमारा फंडामेंटल टर्म है, दूसरा हमारा सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है। अब प्रेजेंट क्यों है तो मैंने लिखा है आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स हैज़ अ टेंडेंसी टू पास थ्रू द फील्ड स्ट्रक्चर अलॉन्ग इट्स मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से मतलब दैट इज़ अलॉन्ग फील्ड पोल एक्सिस। अब लिखने के बाद जो हमारा सेकंड हार्मोनिक टर्म था उसको मैंने बाहर लिखा V²/2 1/XQ माइनस 1/XT। अब इस टर्म को ध्यान दीजिए, ये नथिंग बट द रिलक्टेंस पावर है। अब इसी रिलक्टेंस पावर पर 2 मार्क्स पर रिलक्टेंस टॉर्क पूछ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी रिलक्टेंस पावर को ओमेगा से डिवाइड कर लेंगे। आफ्टर दैट जैसे हमने वहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग पावर टॉर्क कोफिशिएंट पढ़ा था, तो यहाँ भी पी सिंक्रोनाइजिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप अपनी आउटपुट पावर को डेल से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जो रिजल्ट मिला है VEF cos del अपॉन XT प्लस V² 1/XQ माइनस 1/XT
कॉज ऑफ ट्वाइस डेल, ये आपकी होगी सिंक्रोनाइजिंग पावर। अब इसी को मैंने करैक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, उसके दो पार्ट थे, एक मैंने फंडामेंटल के लिए कर्व ड्रॉ कर लिया, एक मैंने रिलेक्टेंस पावर के लिए ड्रॉ कर लिया, उन दोनों का रिजल्टेंट। अब यही सेम चीज़ मैंने मोटरिंग एक्शन के लिए भी दिखाई है, सेम चीज़ जनरेटिंग एक्शन के लिए भी दिखाई है, और एक कंडीशन फाइंड कर ली कि ये मैक्सिमम कब होगा, वहाँ पर डेल की वैल्यू फाइंड कर ली। थैंक यू।